द ब्राइड रोनी और रुबीना ने जोर से चिल्लाया। रोहन ने उत्तर को कमर से खींचा और उसके कान में कड़क आवाज से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नहीं बताओ। उत्तर कुछ बोलने से पहले ही रोहन ने उसे फैशनली किस किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो श्रुति को गले लगाता है। जॉनसन परिवार ने मीडिया के सभी सवालों का जवाब दिया। चर्च में उस आदमी से एक रिपोर्टर ने फिर वही सवाल पूछा। रौनक कहते हैं कि यह उनका निजी मामला है कि वह अपने पति से अलग क्यों हुई या श्रुति के पिता का नाम क्या है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी मां का नाम क्यों प्रयोग करती है। अब से मेरी पत्नी रौनक जॉनसन्स की पत्नी, यह मिसेस श्रुति रौनक जॉनसन्स है, और मैं उसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। ये कहकर वो अंदर चला गया। रोनी ने सभी को पार्टी में आने का इनविटेशन दिया और कहा कि रिपोर्टर बनने के बजाय हमारे परिवार की पार्टी में अतिथि बनना बेहतर है। पश्चिमी माँ को ये सब देखकर बहुत अच्छा नहीं लगा कि एक मध्यमवर्गीय लड़की को इतना सम्मान दिया जा रहा है। वो बोली, शाम को मिलते हैं, बाय एवरीवन, और गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चले गए। उनका मानना है कि श्रुति जॉनसन परिवार की बहू बनने के योग्य नहीं है। थोड़ी देर में सब घर पहुंच गए और कार से उतर गए। तभी दोनों भाई अपनी सुंदर ब्राइडल बीवियों को उठाकर घर ले गए। ये देखकर रोने लगता है जब मैं सोचता हूँ कि मेरी शादी कब होगी। दुखी चेहरा बनाकर अपनी माँ को देखने लगता है तो रुबीना पीछे से बोलती है, अगर तुम शादी कर लोगे तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। रुबीना जल्दी से अंदर जाती है। तभी रोनी गुस्से में कहा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू है। रुबीना ये सुनकर जोर से हंसने लगती है। श्वेता ने सबको बताया कि अभी सब आराम कर लो, शाम को पार्टी में विलियम विला को फ्रेश फील करेंगे। सुमित विलियम का स्टडी रूम तस्वीर देखते हुए सुमित विलियम रोलिंग चेयर पर बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके। उनकी आंखों के सामने अभी टीवी पर देखा गया चित्र था। उसे रिचर्ड की बातें याद आ रही हैं। जब तक मैं उनकी लाश नहीं देखा तब तक मुझे यकीन था कि मेरी माँ जिंदा है। सुमित जी को पता चला कि जॉनसन के बेटे की शादी में वह क्या कर रही थी, इसलिए उसने किसी को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन उसने कुछ सोचकर फ़ोन वापस रख दिया। सुमित विलियम्स के दुश्मनों ने फ़ोन टेप किया था। सुमित विलियम किसको फ़ोन करते हैं, कहाँ करते हैं, और माँ का दुश्मन जानता है। सुमित जी जानते हैं, इसलिए वो फ़ोन पर अधिक नहीं बोलती। एक रेस्तरां में टीना आंख बंद करके रोलिंग चेयर पर आराम करने लगी, जहां वह एक लड़के के साथ हंस कर रही है। दूर खड़ा बॉडीगार्ड किसी को फ़ोन कर बोलता है, सर मैम एक लड़के के साथ रेस्तरां में बैठी है। टीना पर नज़र रखने और उसकी सुरक्षा के लिए सैम्यूल ने एक बॉडीगार्ड लगाया है, जो अभी उसे बता रहा है कि टीना क्या कर रही है। सैम्यूल इसे सुनकर गुस्सा हो जाता है और बॉडीगार्ड से पूछता है कि रेस्टोरेंट में कौन बैठा है। बॉडीगार्ड, सर मैडम सनशाइन रेस्तरां में बैठी हैं, मैं आता हूँ। सैम्यूल कहता है, देखो सही। यह बोलते हुए स्मार्टफोन काट देता है। सैम्यूल, जो सनशाइन होटल में एक बैठक में आता है, वीआईपी रूम में बैठे लोगों के गुस्से से डर जाते हैं। सैम्यूल क्रोधित होकर कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे में बैठे लोग राहत की सांस लेते थे। सैम्यूल वीआईपी एरिया से बाहर आते ही टीना को किसी के गले लगी हुई देखकर गुस्सा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो जाकर उस लड़के को मार डालना चाहता था। सैम्यूल वहां खड़ा होकर देखता है कि टीना उस लड़के को बाय बोलकर रेस्टोरेंट के बाहर एक कैब का वेट कर रही है। एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी तो सैम्यूल गाड़ी से उतरा और टीना को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। टीना, क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सैम्यूल, छोड़ो मुझे। सैम्यूल गाड़ी को बिना कुछ कहे चला रहा था। 50 मिनट के बाद गाड़ी एक सुंदर घर के सामने रुकी, जहां सैम्यूल गाड़ी से उतरा और दूसरे पक्ष की गाड़ी का दरवाजा खोलकर टीना को जबरदस्ती घर में ले गया। टीना को सैम्यूल का लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा था। टीना गुस्से में, मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? सैम्यूल हॉल में खड़े सभी नौकर देखकर चौंक गए, क्योंकि सैम्यूल आज से पहले इस घर में किसी भी लड़की को नहीं लाया था। उसने सारे कर्मचारियों को देखा और कहा कि बिला से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं समझ गया, आप लोगों से चिल्लाकर कहा। जी सर, सारे कर्मचारी ने सर झुकाकर कहा। टीना को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आते ही सैम्यूल ने टीना के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। टीना ने सैम्यूल को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्या करने की। सैम्यूल ने टीना को बताया कि वह सिर्फ उसकी है और अब वह यहीं रहोगी, मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी। मैं रिचर्ड को फ़ोन करके आपके लिए नया असिस्टेंट खोजने के लिए कहा जाएगा।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। टीना ने गुस्से में सैम्यूल से पूछा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा और यहाँ रहूंगा? तुम यहाँ नहीं रहने वाली। सैम्यूल सोफे पर आराम से बैठकर कहते हो कि ठीक है जाओ, लेकिन तुम इस कमरे से निकल जाओगे और तुम्हारा अनाथ आश्रम इतना गायब हो जाएगा कि कोई भी नहीं जानेगा कि वहाँ कोई अनाथ आश्रम था। टीना जोर से चिल्लाई, सैम्यूल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, अब सब कुछ तुम्हें करना है। ये कहते हुए सैम्यूल सोफे पर सर टिका के आंखों को बंद करके आराम करने लगा। टीना ने फिर कहा, मुझे नफरत करने पर मजबूर मत करो। सैम्यूल ने आंख खोलकर टीना को देखा और कहा, तुम मुझसे कब प्यार करती थी, अब मुझसे नफरत करोगी? टीना ने ये सुनते ही चुप हो गया। अब क्या होगा? ऑडियो बाय आसिक वी। ये कहकर सैम्यूल सोफा से उठा और कमरे से निकल गया। वो वहीं खड़ी रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सैम्यूल उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। बालकनी से आने वाली हवा उसके बालों को हवा में उड़ा रही थी और शरीर को ठंडा कर रही थी, लेकिन दिल की थकान को ठंडा नहीं कर रही थी। टीना एक अनाथ बच्ची थी जब वो 1 दिन की थी और उसके माँ बाप घर छोड़कर चले गए। अनाथ आश्रम की मदर मैरी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। टीना ने अनाथ आश्रम में भूख, प्यास और गरीबी का अनुभव किया। उसे पता है कि सैम्यूल उससे प्यार करता है। अगर वो सैम्यूल को हाँ बोल देगी तो उसके जीवन में एक और तूफान आ जाएगा, क्योंकि सैम्यूल की फैमिली उसे कभी नहीं मानेगी। वो अपनी जगह और हैसियत को जानती है, सैम्यूल दोनों में फंस जाएगा। टीना इसे नहीं चाहती। टीना का मन और दिमाग दोनों थक गए थे। वो आगे क्या करना चाहिए? थककर टीना सोफे पर जाकर बैठ गई। वो सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई और कब से नींद आ गई पता नहीं चला। रात को वापस कमरे में आकर सैम्यूल ने टीना को सोफे पर लेटी हुई देखकर आराम से उसे देखने लगा। टीना सोते हुए प्यार से उसके लिप्टों को कान के पीछे करता है और उसके लिप पर हल्की सी किस करता है। सैम्यूल ने टीना की आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरते देखा। उसे दुख हुआ कि टीना उसके कारण रो रही है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अनाथ आश्रम को कुछ मत करना, पर मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, टीना कहती है जब सैम्यूल उसे गोद में लेता है। इस विषय पर हम कल बात करेंगे, सैम्यूल कहते हुए खड़ा होकर उसे गोद में उठाकर बोल बिस्तर पर डाल देता है। टीना ने बिस्तर पर से उठकर कहा कि अभी बात नहीं करनी चाहिए। सैम्यूल ने टीना को अपनी तरफ खींचकर किस करने लगा। थोड़ी देर बाद छोड़कर कहा, तुम जो करना चाहो सब कर सकते हो, सिर्फ एक चीज़ है कि मैं तुम्हारे 2 फुट के आए रे एरिया में किसी भी लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। टीना ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यह उस लड़के की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब वो बाथरूम चला गया चेंज करने के लिए, ये सुनकर टीना के गाल लाल हो गए और वो बिस्तर पर बैठ गई और अपना मुंह घुटने पर रखकर बालकनी की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आने पर टीना ने बाथरूम की ओर देखा। सैम्यूल बाहर निकला, सिर्फ टॉवल पहना हुआ था और दूसरी हाथ से अपने बाल पूछ रहा था। टीना उसे देखती रहेगी। उसके दूध जैसे गोरे शरीर, ब्राउन आंखें, उसके गुलाबी लिप्स जो इतने गुलाबी थे कि लगता था कि वो लिप बाम लगा चुकी हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बने हुए। किसी भी लड़की का दिल एक बार उसे देखने के लिए चाहेगा। जब टीना एकटक उसे देख रही थी, सैम्यूल उसे देखकर स्माइल करने लगा। टीना उसे देखने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता नहीं चला कि सैम्यूल उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सैम्यूल ने टीना का एक हाथ पकड़कर उसकी छाती पर रख दिया। जब टीना होश में आया तो उसे चेस्ट हाथ में था। टीना ने गुस्से में कहा कि उसे बाथरूम से कपड़े बदल कर आना चाहिए था। सैम्यूल का चेस्ट छोड़ने की कोशिश करने लगी। सैम्यूल ने टीना को देखते हुए कहा कि यह मेरा कमरा है, अब तुम्हें मुझे इस तरह देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ये सुनकर बेबी टीना सैम्यूल को घूरने लगी। अगर मुझे घूर लिया हो तो जाकर बदलो, फिर खाने के लिए नीचे जाना चाहिए। ओके, सैम्यूल ने प्यार से टीना के गाल को छूते हुए कहा। टीना जल्दी से उसका हाथ हटाकर बाथरूम में चली गई। जॉनसन विला गोवा, रोनी का कमरा। रिसेप्शन पार्टी के बाद सब थके हारे घर वापस आए। रोनी बेड पर लेटकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर पूछता है कि इतनी रात में क्या कर रहा था। सामने वाला बोलता है, आपका सिस्टम हैक किया गया है। रोनी का सामान्य माहौल बदलकर गुस्से में बोला कि कब हुआ था बॉस? मैं लगभग आधे घंटे पहले हुआ था। सामने वाली आवाज़ डर से कांप रही थी। हम ट्राई कर रहे हैं सर, पर वो उसका सिस्टम नवीनतम है और सामने वाला बहुत जल्दी है। हम पहले वही क्रैक करते हैं। वो नाइट ड्रेस में ही कमरे से निकला। 10 मिनट बाद वो आपके अड्डा पर पहुंचा,
लेकिन एक आदमी आकर बताता है कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है और मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। रोनी ने कहा कि मैं तुम्हें हर महीने बड़ी राशि क्यों देता हूँ? अब तुम बहुत बोल रहे हो। रोनी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। सामने वालों ने कितना प्रतिशत भेजा? दूसरा व्यक्ति जो कंप्यूटर पर था ने कहा कि मैं अभी भी बहुत मुश्किल से उसे पकड़ रहा हूँ। रोनी कंप्यूटर पर बैठकर कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। 5 मिनट में उसने दूसरे का कंप्यूटर हैक करके डाटा भी भेजा। रोनी का दोस्त कहता है कि तुमने भी उसे चोरी की है। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। इस बंदे ने मेरे काम को तीसरी बार हैक किया है। लगता है साला बहुत जल्दी मर गया है। रोनी के दूसरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी कार्रवाई पूरी हो गई है और अब काम पर जाओ। उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ कि आजकल मुंबई में हमारे लोग माइकल से बहुत परेशान हैं। रोनी ने इसका कारण पूछा। माइकल आपसे मुलाकात करना चाहता है। तुमने नहीं कहा था, लेकिन अब वो खुन्नस निकाल रहा है और शायद वो उन लोगों से मिल गया जिससे तुमने रिचर्ड पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। कोई भी इतना बेकरार नहीं है। हमसे मिलने जाओ। रोनी खड़े होकर जाने लगता है जब उसके दोनों दोस्त उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जाना और ऐसे कपड़े पहने हुए। रोनी ने कहा कि अच्छा काम करने में देरी क्यों? ये सुनकर रोनी के दोनों दोस्त हंसने लगे और कहा कि चलो तीनों एयरपोर्ट की ओर चले। रोनी विश्व का सबसे बड़ा हैकर है। वो इंडियन आर्मी में भी काम करता है, कंप्यूटर हैकिंग करता है, कार और बाइक रेसिंग करता है, जानवरों को पालता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने सिस्टम बेचता है जिससे कंपनीज अपने डेटा और गोपनीयता को छुपा। ऑडियो बाय आसिक वी।